प्यारे बच्चों, माही उर्दू चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम अदबी तनक़ीद के उसूल क्या होते हैं। अदबी तनक़ीद के उसूल यानी अदबी तनक़ीद जब की जाती है तो उनके कौन कौन से उसूल और ज़वाबित जो है हमें मद्देनज़र रखने चाहिए और क्या क्या उसूल और ज़वाबित हैं। तनक़ीद जो है हमारे फ़न पारे से, हमारे अदब से क्या क्या जो है उम्मीदें रखती है, क्या क्या उसके अंदर जो है होना चाहिए मवाद और हैयत, वो सारी चीज़ें अदबी तनक़ीद के मातहत जो है देखी जाती है। इससे पहले हमने तनक़ीद क्या है, तनक़ीद क्यों ज़रूरी है और तनक़ीद की क्या अहमियत है अदब में, इस जो है मौजू पर हमने जो है बड़ी ही तवालत से गुफ्तगू आपसे की थी। तो आज का हमारा सबक जो है अदबी तनक़ीद के उसूल। आइए चलते हैं। अदबी तनक़ीद के अपने उसूल और ज़ाब्ते हैं जिनका अहाता करने के लिए एक पूरी किताब दरकार है। यहाँ निहायत इख्तसार के साथ इसका ज़िक्र किया जा रहा है। इसलिए इख्तसार के लिए ज़िक्र किया जा रहा है क्योंकि आपके तो सिर्फ इसके उसूल का एक जो है मज़मून है सिर्फ, तो हमें 2 सफ़ा, 2.5 सफ़ा, 3 सफ़ा, 10 सफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा वही चाहिए। यहाँ पर हम उसूलों के लिए पूरी क्या 10 किताबें भी पढ़ लें तो कम हैं, है ना। मतलब उसूल समझाने के लिए ये कहने की बात है कि उसूल जो हैं बहुत ही तवालत के साथ बयान किए जा सकते हैं, तवालत के साथ आपको समझाए जा सकते हैं और तवालत के साथ लिखे जा सकते हैं, क्योंकि उसूल की इतनी दरकार है। तो यहाँ पर इख्तसार से इसलिए हम बात करना चाह रहे हैं क्यों हमें 2 सफ़ा, 5 सफ़ा, 10 सफ़ा से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप लिखते हैं आंसर तो उस वक्त जो है दरकार ये होती है कि हाँ आप 2.5 सफ़ा, 3 सफ़ा, है ना, और ज़्यादा अगर तवील अगर वो आपका जो है क्वेश्चन, वो अगर सवाल जो आपका आ गया है तो आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सफ़े जो है लिख सकते हैं, है ना। उसमें अल्फाज की जो तादाद जो है तय होती है, तो 500 से ज़्यादा जो है अल्फाज आपको लिखने नहीं होते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपनी जो है तैयारी रखिए। तो सिर्फ इसी की फ़न पारे को 2 पहलुओं से देखा और परखा जा सकता है। इसमें क्या पेश किया गया है और किस तरह पेश किया गया है। 2 चीज़ें अहम होती है कि आप फ़न पारे में, यहाँ आपके फ़न पारा एक आपके सामने मौजूद है, अरे चौक, ये फ़न पारा है ना। इसमें अदबी तनक़ीद के अंदर इसमें 2 चीज़ें अहम होती हैं, है ना। एक तो क्या पेश किया गया है और एक है किस तरह पेश किया गया है, ठीक है। क्या पेश किया गया है और किस तरह, क्या में क्या चीज़ हो गई भाई और किस तरह में भी क्या चीज़ हो गई, तो वो हमसे कुछ अदबी तनक़ीद हमसे कुछ उसूल और ज़वाबित की जो है उम्मीद करती है, वो दरकार रखती है कि फ़न पारे के अंदर क्या चीज़ पेश की गई, यानी मवाद किस तरह से पेश किया गया, उसमें मवाद कुछ है भी या नहीं है, और किस तरह पेश किया गया, यानी उसकी हैयत क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है, या शायरी हुई तो उसमें वो जो सारी चीज़ें होती है वो उसके जो उसूल और क़वानीन जो होते हैं, जैसे बहरों में अलग अलग तरह की इस्तेमाल होती है उसमें बहरें, तो ये सारी चीज़ें जो अदबी तनक़ीद में देखी जाती है। तो क्या और किस तरह जो है पेश किया गया है, ये सारी दोनों चीज़ें इसमें कही जाती है। इसके लिए हमारी ज़बान में 2 अहम नाम मौजूद हैं, कौन कौन से, मवाद और हैयत। अब ये क्या और किस तरह के लिए 2 नाम हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो है मवाद, एक तो है इसमें मवाद, है ना, और दूसरा है हैयत। मवाद और हैयत, ये 2 नाम इसके अंदर जो है हमें मिलते हैं कि क्या मवाद है, उसका मटेरियल क्या है ना, आला दर्जे का है या नहीं, मयारी है या नहीं, अदब के जो है अदब की ज़रूरतें हैं वो पूरे कर रहा है या नहीं, उसका जो मौजू है वो मौजू भी ज़रूरत को पूरा कर रहा है या नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें मवाद के अंदर आती है। और हैयत, उसका किस तरह से स्ट्रक्चर है, उसका क्या ढांचा है, यानी किस तरह उसको पेश किया गया है, पेश करने का तरीक़ा या पेश करने का अंदाज़, पेश करने का नज़रिया,
ये सारी चीज़ें हैयत के अंदर आएंगी। तो मवाद और हैयत दो चीज़ें जो अदबी तलक़ीद में है, इन दोनों का आपस में जान व तन का रिश्ता है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है इन दोनों को। लेकिन फ़न पारे को समझने और समझाने और उसकी क़द्र व क़ीमत का तयन करने के लिए नक़ाद इन्हें अलग अलग करके देखने पर जो है मजबूर हो जाता है। वो इसलिए मजबूर हो जाता है क्योंकि तनक़ीद जो है वो ये देखती है कि किसी भी चीज़ की हमें जांच करनी है, उसकी परख करनी है, उसमें खरे और खोटे में फ़र्क करना है, तो उसके पहले उसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग हिस्सों में हम बांट लेंगे। किस तरह से, जैसे अदबी तनक़ीद में दो हिस्सों में बांट लेंगे, हम मवाद को, हैयत को। मवाद की जो है उसूल ज़वाबित पूरे हो रहे हैं या नहीं, हैयत के उसूल ज़वाबित पूरे हो रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए जो है तनक़ीद में आसानियाँ हो जाती हैं। अदबी तनक़ीद का पहला काम ये देखना है कि फ़न पारे में जो तजुर्बा पेश किया गया, एक्सपीरियंस जो पेश किया गया है, या यूँ कहें कि जो जज्बा या ख़याल समोया गया है, उसकी क्या अहमियत है। जो बात कही गई है वो मामूली और फरसुदा है या ताज़ा और फ़िक्र अंगेज़, यानी मौजूदा दौर की फ़िक्र करने वाली भी होनी चाहिए। आपका मवाद इस तरह का हो कि अदब का रिश्ता जो है मौजूदा दौर से जुड़ा हुआ हो। अगर वो नहीं है, फरसुदा ख़यालात हैं, तो आप अदबी तनक़ीद के उसूलों को पूरा या मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। आपका फ़न पारा जो है उसका रद्द अमल होना लाजमी है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो इतनी मेहनत की थी, हमने तो इतना अच्छा लिखा था, उसके बावजूद तनक़ीद की जब बारी आई और हम पर जब तनक़ीद हुई तो हमारा फ़न पारा जो वहाँ पर मकाम या अपनी जगह जो वहाँ पर नहीं बना पाया। तो ये होता है, तनक़ीद की एक ऐसी कसौटी है जहाँ पर अदब को परखा जाता है और अदब को उस कसौटी से गुज़रने के बाद ही कामयाबी मिलती है, उससे क़ब्ल आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते हो। तो तनक़ीद जो है जिस्म में सांस की तरह काम करती है। तो अदब का जिस्म भी जो है, अदब के जिस्म में भी तनक़ीद सांस का काम करती है। और सांस होगा तो अदब जो है जानदार होगा, और अगर सांस नहीं है तो अदब जो है बेजान है। तो हम चाहते हैं कि हमारा अदब जो है जानदार हो, उसमें जो है जिस तरह से कहते हैं ना कि मौजूदा दौर की रूह फूंकी जाए, उसके अंदर उसूल ज़वाबित को पूरा करे, उसका मवाद इतना आला दर्जे का हो, उसकी हैयत जो है तनक़ीद के उसूलों को मुकम्मल करती हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं तनक़ीद, अदबी तनक़ीद के उसूल जो है किसी भी फ़न पारे को पूरा करने की ज़रूरत होती है। अदबी तनक़ीद का अगला कदम ये देखना होता है कि फ़नकार अपने तजुर्बे को पुरअसर अंदाज में पेश कर सका है या नहीं। पेश करने का अंदाज़ यानी किस तरह, यहाँ तो था क्या है ना कि मौजूदा दौर से उसका रिश्ता है या नहीं, है ना, उसकी नस्ल जो सादा सलीस रवां है या नहीं, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। लेकिन किस तरह से पेश किया, उसका असर किस तरह से जो है, आप जब पढ़ने वाले को मुतासिर ही नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है आपकी तकलीफ, फिर बेकार है। कोई लेना देना नहीं जब आपकी तकलीफ जो है सामने वाले को या पढ़ने वाले को मुतासिर ही नहीं कर पा रही है ना। तो किस अंदाज में आपने पेश किया, क्योंकि पेशकश का अंदाज ही वो शय है जो किसी फ़न पारे में दिलकशी पैदा करता है। तो दिलकशी बहुत ज़रूरी है। रूखा सूखा अगर होगा आपकी अगर अदब जो है आपका रूखा सूखा होगा बिल्कुल, तो कौन पूछेगा उसको? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। रस जो आप उसमें पढ़ेंगे अभी आगे तलक़ीद में, रस बहुत ज़रूरी है अदब में, है ना। अदब के अंदर जो है पढ़ने वाले को लुत्फ़ आए, पढ़ने वाला उससे लुत्फ़अंदोज़ हो। जैसे हम कोई एक शेर पढ़ते हैं तो शेर पढ़ते ही हम इतने लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं उस शेर को पढ़ने के बाद कि हमें ये लगना चाहिए कि हमारा दिल, जैसे कोई शेर पढ़ रहे हैं तो हमारे दिल में दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, हमें कुछ कोई शेर ऐसा हो जिसमें हमें तन्हाई महसूस हो, कोई शेर ऐसा हो जिसमें हमें लगे हमारा महबूब हमारे सामने मौजूद है, हम उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, है ना। अनीस का वो शेर बड़ा अच्छा है कि खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ, हाँ मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। तो इस शेर को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सहरा में हम बैठे हैं, हमारे सामने ओस गिर रही है, मोतियों से वो पूरी तरह से जो है ओस जो है वो भीग चुकी है और दामन जो है मोतियों से भर चुका है। तो ये जो मंजर कशी है, पेशकश का अंदाज है,
یہ اس طرح کا ہونا چاہیے. تو یہ یہاں پر ادبی تنقید کے اصول کو پورا کرتا ہے یہ شعر. تو دلکشی ہمیں لگتی ہے اس سے فنکار کی متعدد اور فنی وسائل سے کام لینا پڑتا ہے. اس کے اندر جو ہے کئی فنی وسائل جو ہے اور کئی مرحلوں سے جو ہے اس کو فنکار کو اس میں گزرنا پڑتا ہے. جس طرح مصور اپنے تجربے کو رنگوں کے ذریعے پیش کرتا ہے، اسی طرح شاعر یا ادیب اپنے خیالات و جذبات کو لفظوں کے ذریعے پیش کرتا ہے. لفظ ہی اس کا میڈیم یعنی ذریعہ اظہار ہوتے ہیں. اظہار کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ لفظ ہوتے ہیں، وہاں پر رنگ ہوتے ہیں، ہے نا. مصور کے پاس رنگ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس لفظ ہوتے ہیں. ہمارا سارا جو کھیل ہے وہ لفظوں کا ہی ہے. تو کئی بار یہ ہے نا، تو کہتے ہیں نا کہ تصویر ایسی بنائے کہ وہ بول اٹھے، اور شاعری آپ ایسی کرو کہ وہ جو ہے ایک تصویر پیش کر دے پوری آپ کے آنکھوں کے سامنے، ہے نا. جیسے منظر کشی جو ہے اس کی جو ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگے کہ ہم یہاں موجود ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں، یہ سارا منظر میرے آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے. تو اس طرح کی شاعری ہونی چاہیے، اور مصور کی جو ہے تصویر بھی وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ بولنے لگے، اپنے منہ سے بولنے لگے. تو یہ یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں. شعر و ادب محض لفظوں کا کھیل نہیں، لفظوں کا کھیل بھی مت سمجھیے آپ اس کو. اس کے اندر اہم چیز کیا پیش کیا گیا ہے، یعنی مواد کیسا ہے یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کر بھی پا رہے ہیں یا نہیں، ضرورتوں کو پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں. ادب ایسا نہیں ہو کہ ایک پہیلی بن کر رہ جائے. تو لفظوں کا کھیل نہیں، ادب پارا الفاظ اور ان کی موضوع ترتیب سے ہی وجود میں آتا ہے. اس لیے یہی ادبی تنقید کی خصوصی توجہ کا مرکز جو ہے وہ رہتے ہیں. تو بچوں یہ ادبی تنقید کے جو اہم جو اصول ہیں کیا اور کس طرح مواد اور حیت کے بارے میں آج میں نے آپ کو جو ہے مختصر بتایا ہے. اور اس پر آپ کو ایک 250 صفحوں یا 500 جو ہے الفاظ میں ایک آپ نوٹس لکھ کر مجھے بتائیے، کیونکہ تنقید ایسی چیز ہے کہ اگر آپ سمجھنے کے ساتھ ساتھ لکھو گے نہیں تو یہ جو ہے آپ کو سمجھ قطعی نہیں آئے گی. تو یہ پہلی شرط ہے تنقید سمجھنے کے لیے کہ آپ روز بروز جو اپنی حالات زندگی کے اندر جو ہے جو بھی مرحلے آپ مرحلوں سے آپ گزر رہے ہیں ان کو محسوس کرو، ان کو تنقید سے جو ہے وہ کوریلیٹ کرو کہ یہاں پر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ تنقید کا ایک حصہ ہے نا، اور اس کو لکھنے کی کوشش کرو. تب جا کے آپ کو تنقید سمجھ میں آئے گی، کیونکہ موجودہ زندگی سے جڑے ہوئے ہی عنصر، اس کے حالات، جو مرحلے جو ہم بے خیالی میں کہہ جاتے ہیں، بے خیالی میں کر جاتے ہیں، بے خیالی میں ہم محسوس کر جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تنقید میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ مواد اور حیت کو لے کر ادبی تنقید کے اصولوں پر جو ہے ایک آپ مختصر نوٹ لکھیں لگ بھگ 500 الفاظ میں، ٹھیک ہے. اور 10 آبجیکٹیو کوشچن آپ کے ضرور ہونے چاہیے، ہے نا، اس ادبی تنقید پر. تو آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ.